सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं स्वर, जिनको इंग्लिश में वॉवल्स कहा जाता है। तो आज के वीडियो में जो हमारा चैप्टर है वो हमारा स्टार्टिंग स्टेज है, यानी कि आप अगर सीख रहे हैं तो वहाँ पर जब हम सीखना स्टार्ट करते हैं तो ये हमारा सेकंड चैप्टर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं स्वरों की कि कौन कौन से स्वर होते हैं और वो किन किन जगह पर लगाए जाते हैं और वो किस तरीके से लिखे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर पोजीशन बताने के लिए मैंने ये थोड़ा इजी कर दिया है, इनको अलग अलग करके लिख लिया है। तो यहाँ पर बड़ा आ और ए, औ, ई, उ और बड़ा उ। तो ए, ओ और अ, जो ये वाला स्वर है ये हमारा ऑप्शनल रहता है, जैसे कि इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले इनको देख लेते हैं। जो ये तीनों स्वर हैं ये पहले स्थान पर लगाए जाते हैं, जो ये तीनों स्वर हैं ये दूसरे स्थान पर लगाए जाते हैं और जो ये तीनों हैं ये तीसरे स्थान पर लगाए जाते हैं। ठीक है, अब स्थान कैसे करेंगे? जैसे हम लाइन के ऊपर लिख रहे हैं, लाइन पर लिख रहे हैं, लाइन के नीचे लिख रहे हैं, जिस तरीके से आप लोगों ने रेखाक्षर सीखे होंगे, लेटर सीखे होंगे, तो उसी हिसाब से स्वर भी लगाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको आ का स्वर लगाना है और अगर हमको लिखना है खाता, तो खाता के लिए ये खा और ये ता, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा डार्क कर देते ताकि इजीली नजर आए। ठीक है, तो ये ख और ये त दोनों ही जो रेखाक्षर हैं वो लाइट होते हैं और जो स्वर हैं वो आ के हैं, इसीलिए इसको लाइन के ऊपर लिखा गया है, ये लाइन को टच नहीं करेगा। तो आप लोगों को याद रखना है, जो भी ऐसा लेटर के साथ स्वर लगाए जाते हैं जो कि मतलब जिनमें आ की मात्रा आ रही है, तो वो आप लोगों को हमेशा लाइन के ऊपर लिखना है। और यही रूल इनके साथ भी अप्लाई होता है। जैसे आ की मात्रा है, ए की है और औ की है, तो ये कहीं भी ये मात्राएं आपको दिखे तो आप लोगों को वो लाइन के ऊपर ही लिखना है। और अगर जैसे कि हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो अगर हमको लिखना है तैसा, तो यहाँ पे ये तय और ये सा। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये फर्स्ट उस पर आएगा। और इसमें क्या डिफरेंस है ये अभी हम आगे यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले इतना समझ लेते हैं, ये तय और ये सा। अब यहाँ पर क्या है, ये भी लाइन के ऊपर आया है, बट अब यहाँ क्या कंडीशन बन गई है कि जो इसका नेक्स्ट वाला रेखाक्षर था उसने लाइन को कट कर दिया है। तो यहाँ पर कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जैसा आप लिखेंगे तो स्टार्टिंग आपको लाइन के ऊपर से ही करनी है और कोशिश करनी है कि जो फर्स्ट वाला लेटर आप लिख रहे हैं वो लाइन के ऊपर ही हो। नेक्स्ट लेटर जहाँ भी जाता है वो आपको उसी फ्लो में लिखना है जैसे आप नॉर्मली लिख रहे हैं, बट पहले वाला आप लोगों को लाइन के ऊपर लिखना है, वो टच नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से ये भी है। तो अगर हम इसके लिए ले लेते हैं मौका, तो मौका के लिए सेम, ये मौ और ये का। ठीक है, तो अब इसका डैश होता है इसलिए हम इसको डैश लगा देंगे, तो इस तरीके से। और यहाँ पर आ, मौका। तो अब ये भी लाइन के ऊपर है, ये भी लाइन के ऊपर था और ये भी लाइन के ऊपर है। तो इनमें जो भी वॉवल आते हैं, इस तरह के वॉवल किसी भी अक्षर के साथ, तो वहाँ पर वो लाइन के ऊपर आएंगे। नेक्स्ट वाला है हमारा ए वाला, ओ वाला और अ वाला। तो ये जो रहता है ये ऑप्शनल रहता है, ये आप चाहे लगाएं चाहे ना लगाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट फिर भी ये एज अ फॉर्मेलिटी के लिए आप कह सकते हैं कि इसको दे रखा है। तो जैसे हम लिखते हैं, जैसे हमें लिखना है अप, तो इसके लिए हम इसको अ प अप इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, ये प और ये अ, तो इसके लिए ये एक वॉवल है। जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि जैसे ये आ होता है, बड़े वाला आ, तो उसी के हिसाब से लिखा जाता है और ये हमेशा पहले ही आएगा। ठीक है, अगर पहले आता तभी आप लोगों को इसको यूज़ करना है। और ए और ओ जो हैं वो भी दूसरा साउंड है, यानी कि सेकंड पर लगाए जाते हैं। तो इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमें ए से लिखना है तेज और इसका ले लेते हैं हम धोबी। तो अब तेज लिखने के लिए ये ते और ये ज, अब इसमें सेकंड पर लगाया है हमने इस तरीके से। ठीक है, और धोबी लिखने के लिए इसी तरीके से सेम, ये धो और ये बी, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए जो ये हैं, अगर ये आ रहे हैं, इनमें से कोई भी स्वर आ रहे हैं, तो वो लेटर जो हैं वो हमारे लाइन पर लिखे जाएंगे, इस तरीके से लाइन को टच होंगे। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। और इसमें भी सेम वही रूल है कि जो नेक्स्ट में आ रहा है रेखाक्षर वो आपको फ्लो में ही लिखना है जैसे आप लिख रही हैं। और जो थर्ड है, थर्ड में आप लोग देख सकते हैं ये वाले हैं, तो ये बहुत सिंपल रहते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि पहली बात तो ये कि लाइन के नीचे लिखे जाएंगे। ओके, और अब क्या है, एक बात और ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर जो ये वाले हैं, छोटे ई और छोटा ऊ, तो इसमें क्या होता है, जब हम बड़ा ई और बड़ा ऊ करते हैं तो उसी के रिगार्डिंग इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जैसे कि अगर हमको लिखना है नीच, तो नीच के लिए ये नी और ये च,
इस तरीके से लगेगा। ठीक है, जो ये वाले साउंड होते हैं ये अगर फर्स्ट पे आ रहे हैं तो ये सेकंड के शुरू में लगाए जाएंगे, ये शुरू में और ये बाद में। तो अगर ये न का साउंड है तो ये न पर नहीं लगेगा, ये इस पे लगेगा। ये रूल किस लिए बनाया गया है, यहाँ देखिए, अगर इस तरीके से लिखेंगे नीच तो यहाँ पर स्वर लगाने की जगह नहीं होगी, और अगर हम इसको यहाँ लगाएंगे तो ये सेकंड नंबर पे काउंट होगा। इसीलिए ये रूल बनाया गया है कि इसको जब तीसरा स्वर आ रहा है तो उसको सेकंड के स्टार्टिंग में लगाना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में यानी कि पहले लगाना है। इसका स्थान जो है वो तीसरा ही रहेगा, लेकिन उसको अगले अक्षर के पहले लगाना है। ठीक है, तो नीच इस तरीके से पड़ेगा। अगर मैं लिख दूं मीत, तो मीत में ये मी और ये त, तो इसमें भी पहले जो उसके बाद आ रहा है उससे पहले लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एक और बात देखने वाली है कि यहाँ पर न और म जो आ रहे हैं वो लाइन के ऊपर हैं, जबकि ये तीसरा साउंड है और लाइन के नीचे आना चाहिए। इसमें क्या है कि अगर न है म है वो हम लाइन के नीचे नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर हम ऐसे लिखेंगे तो वो दूसरी लाइन में काउंट होगा, यानी कि इस लाइन में काउंट होगा। ठीक है, म का भी सेम है, अगर हम नीचे लिखेंगे इस तरीके से तो वो इस लाइन का काउंट होगा। इसीलिए इनको ऊपर लिखा जाता है और इसके जो बाद आ रहे हैं वो लाइन को कट करेंगे। और अगर दूसरे अल्फ़ाबेट के साथ ही आ जाते हैं, जैसे हमें लिखना है बीच, तो बीच के लिए ये बी और ये च, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये लाइन को कट करके आ रहे हैं क्योंकि इसमें तीसरा साउंड आ रहा है। तो न और म के लिए ये अप्लाई नहीं होते हैं, बाकी सबके लिए ऐसे ही लिखे जाएंगे। सेम इसी तरीके से ये भी और ये भी लिखे जाएंगे। ठीक है, तो अभी क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा। अब हल्का और गाढ़ा जो बिंदु होता है और डैश होता है, दो तरीके से लिखे जाते हैं, एक बिंदु होता है और एक डैश होता है। ठीक है, तो बिंदु जो होगा वो हल्का किसके साथ होगा, बड़ा ए और छोटी ई, और डैश जो होगा वो अ का, जैसे ये वाला अभी हमने पढ़ा, और छोटा ऊ। तो अब ये बात ध्यान में रखनी है, छोटा ऊ और छोटी ई जब हम लिखेंगे तो वो हमें हिंदी के जो अक्षर होंगे उनके अकॉर्डिंग ही समझना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम लिखते हैं दूरी या दूर, तो इसमें बड़ा ऊ और इसमें छोटा ऊ, ये दूर और ये दुर। तो इसमें हम जब स्टेनो में लिखेंगे तो हमें इसको समझ आ जाएगा कि हिंदी में इसको क्या पढ़ा जाएगा, इसको दूर पढ़ा जाएगा या इसको दूर पढ़ा जाएगा। तो अगर आपको हिंदी अच्छे से आती है, मात्रा का ज्ञान अच्छे से है, तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि छोटा ऊ लगाना या बड़ा ऊ लगाना दोनों सेम ही लगते हैं। ठीक है, बट क्या है, फ़र्क इतना है कि छोटा ऊ जो है वो हल्का होता है और बड़ा ऊ जो है वो गाढ़ा होता है, यानी कि डाक लिखा जाता है। ठीक है, तो और स्थान दोनों का सेम रहता है, तीसरा साउंड इसका रहता है, तीसरा साउंड इसका रहता है, और तीसरा स्वर लगाया जाता है, तीसरे नंबर पर आता है, ये देख सकते हैं। तो उसके बाद क्या है, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जो बिंदु है वो गाढ़ा बिंदु लगता है आ के लिए, ए के लिए और बड़ी ई के लिए, और जो हल्का बिंदु है वो लगता है बड़ी ए के लिए और छोटी ई के लिए। तो ये जब आप लिखेंगे, इनके 5-5 वर्ड्स बनाएंगे तो आप लोगों को ईजिली ये समझ आ जाएगा। और जो ये वाला अ है ये आप इसको छोड़ भी सकते हैं, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ, छोटी ई और बड़ी ई, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है किस तरीके से करना है। तो और जो बड़ा ओ और छोटा ऊ, इसमें भी आप लोगों का डैश है और वो गाढ़ा है। तो इसकी प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है, और ये तभी समझ आएगा आप लोगों को जब आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। तो कुछ भी डाउट रहता है आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।